नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आप अपने निवेश को फिट रखना चाहते हैं और खुद फाइनेंशियली फिट भी रहना चाहते हैं, तो आपको कुछ अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करने की जरूरत है जिससे आप रहें आर्थिक तौर पर तंदुरुस्त। तो कैसे फाइनेंशियली फिट रहें, निवेश पोर्टफोलियो जो आपका हिट निवेश है उसका फिट फॉर्मूला क्या है, इस पर आज हम करने वाले हैं खास चर्चा। हमारे साथ है फिनफिक्स की फाउंडर प्रवीण बाजपेयी, उनसे चर्चा करेंगे। और हमारे साथ फिरोज अजीज भी शो में शामिल होंगे, डेप्यूटी सीईओ आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ प्रवीण यहाँ पर, क्योंकि फिट हर कोई रहना चाहता है। आजकल के टाइम में इतना स्ट्रेस है, हम चाहते हैं कि अपने सेहत को एकदम तंदुरुस्त रखें। हम अपने शरीर का ध्यान तो रख लेते हैं, लेकिन पैसों के टाइम पे हम कई बार थोड़े से लेजी हो जाते हैं, सोचते हैं कि चलिए कल सोचा जाएगा क्या करें, किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को फिट बनाएं। इसलिए मैं आपके जरिए थोड़ा समझना चाहती हूँ दर्शकों के लिए कि हमारे पोर्टफोलियो को भी फिट रखना क्यों ज़रूरी है जितना हम खुद को फिट रखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे समझना ये चाहती हूँ कि जब हम पोर्टफोलियो में फिटनेस की बात करते हैं तो वो कौन सी चीज है जिसको हमें एक्चुअली अपने पूरे फिटनेस रिजीम से बाहर निकालना है। हमें ये तो मालूम है कि हमें करना क्या है, लेकिन क्या नहीं करना है जिससे हमारी फिटनेस पर असर पड़ेगा, ये भी जानना बेहद जरूरी है, जो कि हमारे आने वाले निवेश और हमारे टोटल वेल्थ क्रिएशन पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। बिल्कुल, बिल्कुल स्वाति, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि हेल्थ एंड वेल्थ दो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं आई थिंक इंसान की लाइफ में, क्योंकि यही दो हैं जो आपकी एक फाउंडेशन बनाती हैं लाइफ का। और कुछ ऐसी गलतियां हैं आई थिंक जो चाहे आपकी हेल्थ हो चाहे वेल्थ क्रिएशन हो, हम दोनों में करते हैं। मैं कुछ लिस्ट आउट करना चाहूंगी। पहली तो आई थिंक स्वाति है, जैसे आई थिंक हम में से ऐसे बहुत हैं जो लेट्स से जिम का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, या आज इंटरनेशनल योगा डे है या योगा जैसी रिजीम की शुरुआत करते हैं, और हमें ऐसा लगता है हफ्ता कर लिया, 10 दिन कर लिया, कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा है, एंड बड़ी जल्दी हताश होके हम उस प्रोसेस को छोड़ देते हैं। आई थिंक दैट्स द फर्स्ट मिस्टेक। और सेम चीज हम कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स में भी अप्लाई कर देते हैं। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी स्वाति। अगर हम मार्केट्स को देखें, स्पेशली इक्विटी मार्केट्स को देखें, तो हमें लगातार कभी भी रिजल्ट्स नहीं दिखते हैं, क्योंकि एक नॉन लीनियर ग्रोथ देखी गई है इक्विटीज में। और एक दौर का मैं एग्जांपल दूंगी, जैसे जनवरी 2005 से अगर हम शुरुआत करें और हम एक पीरियड ले लें 5 साल का, दिसंबर ऑफ 2009 तक, तो ये 5 साल का समय है। पर इस 5 साल के समय में स्वाति बहुत उतार चढ़ाव आए। इन्वेस्टर्स ने लेट्स से मेहनत शुरू की कि एक 5,000 की एसआईपी हम करें, और इस दौरान ही हमने ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी देखे, यानी कि जनवरी से अक्टूबर ऑफ 2008 में 58% तक का सेंसेक्स में फॉल था। एक इन्वेस्टर ने जिसने शुरुआत की थी 5,000 की एसआईपी से जनवरी 2005 में, 4 साल बाद भी स्वाति वो जाके आपको नेगेटिव में दिख रही थी, यानी कि कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा था। और ऐसा ही कई बार हमारी फिटनेस रिजीम के साथ भी होता है कि हमें लगता है कि कुछ रिजल्ट्स नहीं दिख रहे। और अगर हम इसको थोड़ा और पीछे ले जाएं तो जनवरी 2005 से लेके अक्टूबर 2008 तक तो आप पोर्टफोलियो 13% तक डाउन होता, और ज्यादा डाउन होता। बट यहाँ पे है जो पेशेंस की एक जरूरत आती है, और उस प्रोसेस को कंटिन्यू करने की जरूरत होती है, हिम्मत नहीं छोड़नी है। बिकॉज अगर यही इन्वेस्टमेंट 2009 के दिसंबर तक कंटिन्यू होती तो इन्वेस्टर 17% के रिटर्न पे बैठा होता। तो मेरे ख्याल से उस प्रोसेस को बीच में नहीं छोड़ना है, फेथ नहीं लूज करना है, चाहे आपकी हेल्थ क्रिएशन का प्रोसेस हो या वेल्थ क्रिएशन का प्रोसेस हो। और यही जो गैप है ये हमने इन्वेस्टर रिटर्न्स में भी देखा है कि गलत समय पर मार्केट छोड़ के चले जाना हताश होके। बिल्कुल, गलत समय पर मार्केट छोड़कर हताशा हाथ लगती है। बेसिकली कुल मिलाकर इसको अगर समअप करें तो डर के आगे हमेशा जीत होती है, चाहे वो आपके फाइनेंशियल फिटनेस की बात हो, चाहे वो आपके अपने फिटनेस की ही बात हो। तो आपको किसी डर के चलते अपनी फिटनेस को छोड़ना नहीं है, लगातार फिटनेस पे काम करते रहे और आर्थिक तौर पर भी आप अपने आप को तंदुरुस्त रखें। फिरोज अजीज हमारे साथ शामिल हो चुके हैं शो में, इनका भी स्वागत करते हैं। फिरोज, वेलकम टू द शो। जब हम योगा और इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो काफी सारे को रिलेशंस हैं जो हम एक्चुअली इस पॉपुलर फॉर्म ऑफ
जो बैलेंस ऑफ माइंड एंड बॉडी है हम कोरिलेट कर सकते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस से भी, क्योंकि इसमें भी संतुलन है, निवेश में भी संतुलन है, योगा में भी इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। तो शुरुआत क्या रहेगी अगर हम समझें कि किसी निवेश को अगर हमें एक सही राह पर ले जाना है, जैसे हम अपने माइंड और बॉडी को सही चैनलाइज करते हैं थ्रू योगा, तो एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो इन्वेस्टिंग है उसको किस तरीके से आगे बढ़ाना जरूरी है? नमस्कार स्वाति जी। जैसे आपने कहा, एक बहुत ज्यादा कोरिलेशन है योगा से। जो हेल्थ आपकी अच्छी रहती है, वैसे ही इन्वेस्टिंग अगर सही तरीके से की जाए, ऑब्जेक्टिवली की जाए और ऑब्जेक्टिव्स के साथ की जाए, तो आर्थिक जो लाइफ है आपकी वो भी बेहतरीन हो सकती है। जैसे योगा में आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं कि ना सिर्फ आप लंबी जिंदगी जिए बट हेल्दी जिंदगी जिए, मोबिलिटी अच्छी हो, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो, आपकी पेन्स ना हो। तो वैसे ही आपके इन्वेस्टमेंट में भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो अगर ऑब्जेक्टिव जो गोल्स हैं उसमें काफी लोग चूक जाते हैं। मैं कई सारे इन्वेस्टरों से मिला हूं जो 15-20 साल तक इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, बट उनके पास एक लक्ष्य ठीक से लिखा हुआ नहीं है। 1, 4, 5, 10 लक्ष्य होते हैं एक इंसान के, वो लक्ष्य लिखे बगैर काफी लोग ये जर्नी 10-15 साल काट लेते हैं। इसीलिए जैसे योगा में आपकी ऑब्जेक्टिव्स होती हैं कि स्ट्रेस कम होना चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, बॉडी स्ट्रेचफुल होनी चाहिए, आप आराम से 10-15 किलोमीटर चल सकें, वैसे ही ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टमेंट का होना चाहिए कि आपकी इन्फ्लेशन को बीट करके आपके आर्थिक लक्ष्यों को पूरा कर सके और आपको कोई भी कमी पेशी ना हो। जब आपकी कमाने की क्षमता कम हो, रिटायरमेंट करीब आ रहा हो, बच्चों की पढ़ाई ज्यादा करीब आ रही हो, तो आपको ये चिंता ना सताए कि ये गोल मीट कैसे होंगे। उसके लिए ऑब्जेक्टिव रखना बहुत जरूरी है। मैं पहले भी कह चुका हूं, गूगल मैप में भी अगर आप लक्ष्य अपनी डेस्टिनेशन नहीं डालते तो मैप आपको रास्ता नहीं दिखाता। वैसे ही इन्वेस्टिंग में भी अगर आप अपना लक्ष्य नहीं तय करेंगे तो आप यहाँ वहां इर्द गिर्द भिड़कते रहेंगे, अपनी गोल पे नहीं पहुंच पाएंगे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो आपको कहीं पहुंचने के लिए एक डेस्टिनेशन तो सेट करना होगा। राइटली सेट, फिरोज ने बताया कि एक लक्ष्य आधारित निवेश करेंगे तभी आप सही जगह पर निवेश कर पाएंगे। और जब हम सही जगह निवेश की बात करते हैं प्रबलीन, तो हमारे बहुत सारे बायस होते हैं। हम ना निवेश में भी कंफर्ट ढूंढते हैं कि कहां पर किस निवेश में हमें सबसे ज्यादा कंफर्ट मिलेगा। ट्रेडिशनली एफडी में निवेश करना पसंद करते हैं क्योंकि हमारे माता पिता ने एफडी में निवेश किया और उनके माता पिता भी एफडी में निवेश करते, चलो हम भी एफडी में पैसे डालते हैं। प्रॉपर्टी में हैवी निवेश कर लिया या बहुत सारा सोना खरीद लिया, फिजिकल गोल्ड भी अपने पास रख लिया। तो ये जो एक कंफर्ट की स्थिति आ जाती है किसी के निवेश में, इससे दूर कैसे रह सकते हैं हम, खासतौर पर जब हमें एक अपने पोर्टफोलियो का फिटनेस प्लान बनाना हो तो? बिल्कुल। स्वाति, जैसे फिरोज ने बोला कि एक तो डेस्टिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि आपने जाना कहाँ है, और एक बार जब आपकी डेस्टिनेशन सेट हो गई, इवन अगर आपका फिटनेस रिजीम है, तो मेहनत करने की जरूरत है और अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ने की जरूरत होती है। अगर किसी का लक्ष्य है कि 5 किलो लेट्स से वजन घटाना है, तो उसके लिए कुछ चेंज इन डाइट लाना पड़ेगा, शायद सुबह उठ के दौड़ना पड़ेगा, कुछ एफर्ट करनी पड़ेगी, आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। सेम इन्वेस्टिंग में होता है, हम सबका एक कंफर्ट जोन होता है। जैसे आपने बोला, हमारे माता पिता का शायद एफडीज में कंफर्ट जोन है। बहुत ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनको ऐसा लगता है कि चीज हाथ में मैं पकड़ पाऊं, मैं सामने देख पाऊं, तो उनका रियल एस्टेट में कंफर्ट होता है, उनका फिजिकल गोल्ड में कंफर्ट होता है। और ये जो कंफर्ट है, ये कभी भी उनको एक सही तरीके की, जिसको बोलेंगे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, बनाने नहीं देता। क्योंकि एक फेमिलियरिटी बायस यहाँ पे आ जाता है कि ये चीज मैं समझता हूँ, ये चीज मुझे पसंद है और हम इसी एलोकेशन पे चलेंगे। पर अगर आपका सही एसेट एलोकेशन नहीं है, जैसे कि आपने एक सही डाइट अपने लिए नहीं बनाई, तो आप उस गोल को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे स्वाति, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक इन्वेस्टर एक ही टाइप के एसेट क्लास के साथ ना ज्यादा प्रेम दिखाएं, उसके साथ ज्यादा ना जुड़ें। अपने जो लक्ष्य को देखते हुए कि वो क्या पाना चाहते हैं, उस हिसाब से अपनी एसेट एलोकेशन को सेट करें। ओवर एक्सपोजर टू अगर रियल एस्टेट है, उसको भी कम करने की जरूरत है। अगर ओवर एलोकेशन आपका एफडीज में हो रहा है, उसको कम करने की जरूरत है। इक्विटीज हम सबसे ज्यादा घबराते हैं, पर अक्सर बहुत अंडरवेट होती हैं पोर्टफोलियो में, उनको बढ़ाने की जरूरत है अगर आपका लक्ष्य आज से 15-20 साल दूर है। और इवन रिटायरमेंट फेज में स्वाति, इनफैक्ट जब आपका रिटायरमेंट फेज 25 से 30 साल का है आज के दौर में,
तब भी आपको इक्विटीज में निवेश करने की जरूरत है। तो बेसिकली चाहे हेल्थ हो वेल्थ हो, अपने आप को हमें पुश करके उस कंफर्ट जोन से निकालना है और एक सही एलोकेशन का जो क्रिएशन है उसको करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना हम अपने गोल्स तक कभी पहुंचेंगे नहीं। बिल्कुल। इनफैक्ट फिरोज, जो हम एक राइट मिक्स कहते हैं ना कि इक्विटी और डेट का राइट मिक्स क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर एज, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे निवेशकों के, अलग अलग तरह के निवेशकों के सवाल आते हैं। यंग होते हैं, कुछ आफ्टर रिटायरमेंट होते हैं, कुछ अग्रेसिव होते हैं, कुछ कहते हैं कि मुझे ज़्यादा जोखिम नहीं लेना है। एक जो राइट मिक्स होता है एसेट क्लास का या एसेट एलोकेशन का, वो डिसाइड कैसे किया जाए? स्वाति जी, देखिए, क्या है कि 4 एसेट क्लासेस हैं मेरे हिसाब से। 2 ग्रोथ प्रोवाइड करती हैं, 2 प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। ग्रोथ प्रोटेक्शन के जो अलग अलग एसेट्स हैं, रियल एस्टेट और जो इक्विटीज हैं, वो ग्रोथ प्रोवाइड करने की पोटेंशियल रखती हैं। गोल्ड एंड डेट जो है वो आपके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट कर सकती है। तो अगर मैं कोई दिमाग ना लगाऊं, फॉर एग्जाम्पल, तो 1/4 चारों में जाना चाहिए ताकि 50% ग्रोथ की तरफ हो, 50% प्रोटेक्शन की तरफ हो। ये हो गया विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ माइंड। मेरे हिसाब से 25% इक्विटी, जैसे प्रबलीन, सॉरी टू प्रोनाउंस इट रॉन्ग, परवीन ली मैडम ने भी बोला कि 25% एटलीस्ट इक्विटी में होना पोस्ट रिटायरमेंट भी ज्यादा जरूरी है। दैट्स पॉइंट 1। अगर कोई एग्रेसिव है तो ऑलमोस्ट 75% इक्विटी में जा सकते हैं, 25% डेट में जा सकते हैं। गोल्ड एंड रियल एस्टेट को 0 भी रख सकते हैं आज की करंट स्थिति में। अगर आप मॉडरेट हैं तो 50 इक्विटी 50 डेट। मेरा ये मानना है कि गोल्ड और रियल एस्टेट इंडियंस के पास बहुत अधिक है, और उससे ज्यादा की एलोकेशन मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। जो भी आपके पास फाइनेंशियल एसेट्स हैं उसमें गोल्ड में ना डालें और 50-50 कर लें अगर आप मॉडरेट हैं। अगर आप कॉन्जर्वेटिव हैं या रिटायरमेंट के इर्द गिर्द हैं तो भी आपको 25% मिनिमम इक्विटी रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट कंफर्ट। कितना आपको आज कंफर्ट मिलेगा उतना ही डिस्कंफर्ट आपको आगे चल के मिल जाएगा, क्योंकि आज महंगाई आपको पता नहीं लग रही। 10-15-20 सालों में जो महंगाई आपको मात देगी, आपके पैसे की जो परचेज करने की क्षमता को घटाएगी, उससे आप जो भी कमोडिटी खरीदने जाएंगे तो मायूस होकर वापस आएंगे कि ये पैसे जो गोल के लिए रखे थे वो पूरे नहीं पड़े। तो इसीलिए 25, 50 एंड 75 डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ लाइफ शुड बी इन इक्विटी, और बाकी डेट में। रियल एस्टेट में हम काफी सालों से 0 कह रहे हैं, 5-6 सालों से 0 कह रहे हैं। अगर आपको घर में जिसमें रहना है उसमें रहें जरूर, बट रियल एस्टेट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस नॉट रेलेवेंट फॉर मोस्ट इंडियंस। है ही नहीं, कोई बात नहीं, सुरक्षित निवेश है, हमें किस बात की टेंशन। लेकिन क्या ये गलतफहमी सही है? बिल्कुल ये सही है, गलतफहमी है स्वाति। और जैसे कि भी फिरोज ने बोला कि कॉम्बिनेशन डिफरेंट एसेट्स का है, क्योंकि रिटर्न एक्सपेक्टेशंस हमारी डिफरेंट एसेट क्लासेस से डिफरेंट होती है। हर एसेट क्लास एक डिफरेंट तरीके का रिस्क भी लेके आती है और अक्सर हम कुछ तरीके के रिस्क को इग्नोर करते हैं। और ये इवन आपकी एक्सरसाइज रिजीम में एक्चुअली इम्पोर्टेंट है कि आप सारे रिस्क को समझें। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तब भी इंजरी का डर होता है। तो इवन एसेट क्लास की या प्रोडक्ट के रिस्क को समझना जरूरी है। इन्वेस्टर्स जो मेरे ख्याल से गलती करते हैं कि जो ज्यादा एविडेंट रिस्क हैं, जो सामने दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं पे नजर रखते हैं। हमें सबको पता है कि इक्विटीज वोलेटाइल होती हैं, तो ज्यादातर लोग घबराते हैं कि इक्विटीज रिस्की हैं। पर क्या फिक्स्ड इनकम रिस्की नहीं है? आज अगर आपकी कोई एफडी है तो उसमें काफी बड़ा जोखिम है इन्फ्लेशन रिस्क, जो इन्वेस्टर्स टोटली इग्नोर कर देते हैं। आपका रियल एस्टेट है, वहां भी लिक्विडिटी रिस्क है। क्या आप समय पर, सही समय पर उसको जिस प्राइस पे आप बेचना चाहते हैं, क्या आप बेच पाएंगे? वहां पे आपकी वेल्थ का अक्सर ओवर कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, एक कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है। यानी कि हर एक एसेट क्लास और प्रोडक्ट के रिस्क के पहलू को समझना बहुत जरूरी है। और जब पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट हो रहा है रिटर्न्स के साथ साथ, एक्चुअली आप एक रिस्क का पोर्टफोलियो भी बना रहे हैं अपने लिए। एक एग्जांपल देना चाहूंगी स्वाति यहाँ पे। आज मान लीजिए कि मेरा बच्चा इतना छोटा है कि 15 साल बाद उसने कॉलेज जाना है और मैं 10 लाख रुपए एक तरफ जमा कर लूं और ये सोचूं कि मैं पीपीएफ में 15 साल के लिए लगा देती हूँ। 7.1% पे मैं करीबन 28 लाख कमा लूंगी 15 साल में, विच इज नॉट बैड। 7.1% इन पीपीएफ सेफ इन्वेस्टमेंट है। बट स्वाति, एजुकेशन इन्फ्लेशन इन इंडिया उससे ज्यादा है। अगर हम 10% लेके चले एजुकेशन इन्फ्लेशन, तो तब तक बच्चे की जो कॉलेज फी है वो करीबन 42 लाख हो जाएगी। यानी कि मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो शॉर्टफॉल हो जाएगी, जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी उससे या जो रिक्वायरमेंट है उससे।
यानी कि एक जो इस कॉम्बिनेशन को समझ के चलना कि कौन सी इन्वेस्टमेंट कैसा रिस्क लेके आ रही है, मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो एविडेंट नहीं है, रिस्क लेस एविडेंट है, कम दिखते हैं, उनको इन्वेस्टर्स के लिए समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और इनफैक्ट रिस्क को पहचानना और उसके बाद बिल्कुल कंसिस्टेंट रहना, मतलब अनुशासन रखना, फिरोज, ये तो लाइफ का भी मूल मंत्र है। और निवेश में तो उससे भी बड़ा एक बड़ा थंब रूल है कि अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ निवेश करते रहेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप वेल्थ क्रिएट करने की तरफ आगे ना बढ़े। जैसे हमारी सेहत हमारी पूंजी है, वैसे ही वेल्थ क्रिएशन भी एक पूंजी है जिसको आप अनुशासन के साथ अचीव कर सकते हैं। तो ये जो कंसिस्टेंसी है या जो एक सिस्टमैटिक निवेश का जो प्लान है, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे धीरे धीरे करके हमें वेल्थ क्रिएट करने में मदद करता है? यस स्वाति जी, आई थिंक जैसे आपने कहा, कंसिस्टेंसी हर कदम पे, जिंदगी के हर पहलू में कंसिस्टेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे योगा में हम देखते हैं कि अगर आपने 4 दिन योगा किया और आपको रिजल्ट नहीं दिखा, फिर आपने छोड़ दिया, तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहा। सो एक्सरसाइज भी कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ऐसे नहीं कर सकते कि हफ्ते में 2 दिन किया, 5 दिन आपने नहीं किया। सो कंसिस्टेंसी से ही आउटकम आते हैं। इन्वेस्टमेंट्स में कंसिस्टेंसी की जो डिसिप्लिन है, उसके लिए भी बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। जैसे म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, जिसमें आप मंथली आपके अकाउंट से डेबिट हो जाता है, आपको कुछ इंटरवीन नहीं करना पड़ता। हर महीने वो खुद ही आते हैं, डेबिट करते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो हर महीने आपको चौकन्ना नहीं रहना पड़ता। तो कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। ये आपको ये बात अपने मन में घर कर लेनी है। उसके बाद म्यूचुअल फंड के माध्यम से आप ये भी देखते हैं कि कंसिस्टेंसी को, आपकी अगर चाह हो, उसको मीट करने के लिए प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, जो आपकी इंटरवेंशन के बगैर अगले 10, 15, 20 सालों तक आपकी इन्वेस्टमेंट कंसिस्टेंटली प्रोवाइड कर सकते हैं। पॉइंट 3, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं इन माई 20 ईयर्स ऑफ करियर, जो मार्केट जब नीचे जाती है तो अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं। तो एक ऐसे ही निवेशक से मैं बात कर रहा था। 2010 में उन्होंने अपनी एसआईपी चालू की थी। 2013 में उन्होंने एसआईपी स्टॉप कर दी क्योंकि मार्केट गिरी थी। फिर उसके बाद उन्होंने कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट नहीं किया। दूसरे सिमिलर इन्वेस्टर्स का पैसा 17% पर एनम में ग्रो हुआ है। इनका जो पैसा था उनका लगा ही नहीं, और पहली जो किस्तें थी वो 16-17% पे ग्रो हुई, बट 7-8 साल उन्होंने ना निवेश करके ऑलमोस्ट 1.25 करोड़ का नुकसान किया अपनी 20-25 हजार रुपए की एसआईपी जो थी वो रोक के। तो इसीलिए कहते हैं कि कंसिस्टेंसी विल हेल्प यू अचीव द गोल एंड स्टिक टू योर प्लान, लाइक प्रबलीन सेड। बिल्कुल। और इनफैक्ट प्रबलीन, हम आजकल एक ट्रेंड देख रहे हैं कि इनफैक्ट ट्रेंड ये है कि ट्रेंड बेस्ड निवेश करो। अगर कोई क्रिप्टो में निवेश कर रहा है तो हर कोई क्रिप्टो से पैसा कमाने की चाह रख रहा है। अब क्रिप्टो का हाल तो हमने देख ही लिया क्या है। अगर कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर में निवेश कर रहा है या वहां पर कुछ अच्छा हमें मुनाफा दिख रहा है तो चलो इस सेक्टर में निवेश करें। तो एक ट्रेंड बेस्ड निवेश या फ्लेवर ऑफ द सीजन निवेश से लॉन्गर टर्म में कितना नुकसान हो सकता है, या देखा देखी का या भेड़ चाल का हिस्सा बनना? हेस्ट मेक्स वेस्ट, स्वाति। जल्दी जल्दी चीजें अक्सर नुकसान ही करती हैं। और कुछ दौर ऐसा है मेरे ख्याल से हमारे जीवन का, जहाँ पे हर चीज इतनी क्विकली होती है, हमारी फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है, कि पेशेंस कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन्वेस्टर्स के लिए रखना डिफिकल्ट हो जाता है। प्लस देयर सो मच नॉइज, इतना कुछ हो रहा है उनके इर्द गिर्द। कोई कहता है मैंने क्रिप्टो करेंसीज में पैसा कमा लिया, मैं कोई कहता है कि मैंने किसी पेनी स्टॉक्स में डाल के पैसा कमा लिया। तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हैं इन्वेस्टर्स के लिए। जहां तक एक्साइटमेंट और फन का सवाल है, वो आप इन्वेस्टमेंट से मेरे ख्याल से हटाएं तो ही आपकी इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल है। इन्वेस्टर्स को अगर अच्छे रिटर्न्स अपनी इन्वेस्टमेंट से कमाने हैं तो कहीं ना कहीं इस नॉइज को, जो आजू बाजू आपके इर्द गिर्द लोग बोल रहे हैं कि हमने ये कर डाला और मेरे इतने रिटर्न बन गए, उन चीजों को थोड़ा सा स्वाति हटा के चलना बहुत जरूरी है। जो प्रोसेस है, जो पाथ है वेल्थ क्रिएशन का, अगर वो इतना सिंपल होता तो शायद हर कोई करोड़पति ऑलरेडी बन चुका होता। इसमें मेहनत लगती है, एंड पेशेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो उस पूरे प्रोसेस में जाता है। आज आप बीज लगाएंगे तो पेड़, आप कितना भी उसके ऊपर मेहनत कर लें, वो ओवरनाइट नहीं बढ़ सकता है। टाइम देना है। एंड आई थिंक वो जो फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, उससे बचना बहुत जरूरी है।
जो 90% आपके रिजल्ट्स हैं इन्वेस्टमेंट के, जैसे फिरोज ने शुरू में बोला, एक एसेट एलोकेशन का जो कॉम्बिनेशन बना के 90% रिटर्न्स आपका एक सॉलिड एसेट एलोकेशन जो मैट्रिक्स है वही देता है इन्वेस्टर्स को। सो डिस्ट्रैक्शन से बचें एंड आई थिंक फोकस करके चलें अपने गोल्स पे, और आपको क्या पाथ लेना है उस गोल तक पहुंचने के लिए। बिल्कुल। इनफैक्ट फिरोज, जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की या जो हम पैसे लगाते हैं निवेश में, कई जो निवेशक है हमसे पूछते हैं कि हमारे पास तो एक मुश्त पैसा आ गया, क्या ये सही समय है एक मुश्त निवेश का? तो वेल्थ क्रिएशन के इस पूरे हमारे इस प्रोसेस में जब हम लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमारे वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस को बूस्ट कैसे देता है? स्वाति जी, ऑफ कोर्स जिंदगी में प्रैक्टिकल साइड पे देखें तो आप मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं, कभी बोनस आ जाता है, कभी कोई छोटी प्रॉपर्टी बिक गई, कभी कुछ आपको पेरेंट्स ने गिफ्ट कर दिया, तो एक मुश्त निवेश एक पुश देता है, एक कैटलाइज करता है आपके इन्वेस्टमेंट्स को। जैसे योगा करने से पहले आप थोड़ा वार्म अप करते हैं, वैसे ही आपका योगा तो चल ही रहा है, वो वार्म अप और वो कैटलिस्ट जो है वो इफेक्टिव रिजल्ट्स लाता है। तो जब भी आपको एक मुश्त निवेश करने का मौका मिले, वो पैसे को खर्च करने के बदले निवेश कर दें। जाहिर सी बात है, कहना आसान है, करना मुश्किल है कि कहीं से आपको लाख रुपए आए, आपने खर्च नहीं किया और लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया। शायद एक संतुलन, जैसे स्वाति जी आपने बिगिनिंग में कहा, संतुलन मेंटेन करें। कभी भी कोई विंडफॉल अमाउंट आए आपके पास, एक एक्स्ट्रा अमाउंट आए, तो उसका झुकाव इन्वेस्टमेंट की तरफ रखें ताकि कैटलिस्ट हो, एक पुश हो आपके ओवरऑल डिसिप्लिन कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट्स को, ये थोड़ा पुश दे सके। और ये पुश से क्या होता है कि जैसे देखिए अब मार्केट थोड़ी नीचे है, किसी के पास एक्स्ट्रा अमाउंट्स हो तो वो अपनी एसआईपी के जो चल रहे हैं उसी में थोड़े एक्स्ट्रा यूनिट्स खरीद ले। तो ये करते करते जो अमाउंट्स हैं वो काफी ज्यादा अप्रिशिएट होती हैं। एक मुश्त निवेश बहुत काम आता है अपने ओवरऑल गोल को पुश करने के लिए। जैसे महंगाई कंसिस्टेंटली एक लेवल पे थी, बट लास्ट 2-4 महीने से महंगाई बढ़ चुकी है, तो एक मुश्त निवेश भी आपके जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स है उसको थोड़ा पुश देगा ताकि आप महंगाई से हमेशा ऊपर रह पाए। क्योंकि आप अगर महंगाई को मात नहीं दे पाएंगे, जैसे प्रबलीन का जो एग्जाम्पल था कि 42 लाख रुपए अगर आपको एजुकेशन के लिए चाहिए और आपके पास 28 ही हैं पीपीएफ में लगा के, तो बाकी 14 लाख कहां से आएंगे, राइट? तब आपको ये फिक्र होगी और आपको एक सब स्टैंडर्ड एजुकेशन देना पड़ेगा। सो वार्म अप्स मेक इट अ कैटलिस्ट टू इन्वेस्टिंग। स्वाति जी, एब्सोल्युटली। और प्रबलीन, वेरी क्विकली, क्योंकि समय थोड़ा कम है और विद इन 30 सेकेंड्स में क्विकली रैप अप आपसे ये लेना चाहूंगी, क्योंकि लोग सोचते हैं कि सिर्फ रिटर्न देना देखना काफी, और पिछले रिटर्न को एक्चुअली एक पैरामीटर समझ लेते हैं फ्यूचरिस्टिक एक्सपेक्टेशंस का भी। तो कैसे इस गलतफहमी को दूर करें? सबसे अच्छे अगर रिटर्न देख रहे हैं स्वाति, तो सबसे बुरे रिटर्न देखने भी जरूरी है फिर उस एसेट क्लास के। हम लोग बहुत मायोपिक व्यू रखते हैं, कई बार बस हल्का सा पीछे मुड़कर देखते हैं और देखते हैं कि इस एसेट क्लास ने, इस प्रोडक्ट ने, इस पर्टिकुलर स्कीम ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए, और हम ये कहीं ना कहीं बिलीव कर लेते हैं कि ये सेम चीज रेप्लिकेट होगी। कई बार बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। 2020 में सोना 31% से ऊपर था, 2021 और 22 में दोनों में अभी 21 में डाउन था 5% से, और अभी भी थोड़ा ऊपर चढ़ने के बाद वापस नीचे आया। यानी कि किसी भी एसेट क्लास को आप शॉर्ट टर्म में उसके रिटर्न्स देखेंगे किसी भी स्कीम के, तो वो आगे चल के एक रेसिपी फॉर डिजास्टर हो सकती है। तो किसी भी टेम्पटेशन में मत पड़े छोटे समय में रिटर्न्स देख के। समझना जरूरी है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस स्कीम ने, उस एसेट क्लास ने कैसा किया है, और आई थिंक उस चीज को समझने के बाद इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी डिसअपॉइंटमेंट एज एन इन्वेस्टर कम होगी और ज्यादा रियलिस्टिक तरीके से आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो क्रिएट हो सकता है। एब्सोल्युटली। तो कैसे आप अपने निवेश में संतुलन बना सकते हैं और फाइनेंशियली फिट कैसे अपने पोर्टफोलियो को रखें, इस पर हमसे बातचीत करने के लिए प्रबलीन और फिरोज, आप दोनों का करते हैं धन्यवाद। मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।